नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरें बताते हैं बल्कि आपके लिए बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटीज से। वीरेश हिरेमत हैं, डायरेक्टर है फिनलिट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपको तरीका बता दें। आप हमें 9136934058 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सिर्फ सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि कच्चा तेल आज शुरुआती तेजी के बाद वापस से नरमी यहां पर देखने को मिल रही है। 1.5% तक की गिरावट अब दिख रही है। $73 तक ब्रेंट का भाव आ चुका है। 5,650 तक MCX क्रूड का भाव है। केडिया जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? क्या करना चाहिए यहां से, और गिरावट बढ़ सकती है क्या फिर से कच्चे तेल में? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो वॉलिटिलिटी जरूर है, बट मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि रशिया और रशिया में जिस ढंग से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ था, जिसके बाद उम्मीद थी कि कच्चे तेल को उसका सपोर्ट मिलेगा, तो कल के सेशन में हमने तेजी जरूर देखी। बट प्राइसेस हाई लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्लो डाउन का जो कंसर्न है वो अभी भी मार्केट में बना हुआ है। तो मुझे लगता है मार्केट एक बड़े दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फ्री फॉल जैसी सिचुएशन लग नहीं रही है, क्योंकि एक तरफ रशियन एनर्जी मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि कच्चे तेल में $80 तक का लेवल दिखा सकता है। साथ में चाइना भी कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो आई थिंक इनिशियल जो गिरावट है वो 5580 तक के पुल बैक पे मिलता है, वहां पे हम लेके चलेंगे। प्राइसेस वापस 5720 तक के लेवल देख सकते हैं। को लेकर केडिया जी की ये सलाह। गोल्ड और सिल्वर को लेके वीरेश जी, आप क्या राय दे देंगे? क्या करना चाहिए आज? गोल्ड तो बेहद सीमित दायरे में है। चांदी में तेजी दिख रही है। कल की जो अच्छी तेजी थी 1100 रुपए से ज्यादा की, वो कंटिन्यू होती दिख रही है। क्या करें अब इन लेवल्स पर? गुड इवनिंग विश्व मोहन। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है 103 का ऊपर का लेवल से, उसका एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है दोनों गोल्ड और सिल्वर के मार्केट के लिए। आज का शाम का सेशन देखे तो हमें लगता है दोनों काउंटर में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जैसे गोल्ड की बात की है तो गोल्ड में एक 58,400 का एक अच्छा लेवल है, वहां पे एक बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकता है। और आज के लिए टारगेट रहेगा 58,700, और 58,250 का स्टॉप लॉस के साथ बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं इवनिंग सेशन के लिए। जैसे चांदी की बात किया तो चांदी में भी हमारा एक बाइंग का रिकमेंडेशन रहा है। लगभग 69,300 का लेवल है, वहां पे बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकता है। 69,700 का टारगेट के लिए और 69,100 का नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के इवनिंग सेशन के लिए दोनों काउंटर में एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, बना के मुनाफे बना सकते हैं। चलिए, अब एक और कमोडिटी जहां पर आज काफी एक्शन दिख रहा है वो जीरा। अब दूसरी तरफ का एक्शन दिख रहा है। पहले जबरदस्त तेजी दिखी, हफ्ते भर में 15%, महीने भर में 30% की तेजी, और आज 6% का लोअर सर्किट। अब भाव अब आ गया है जीरे का 54,600 रुपये, 6% का लोअर सर्किट। केडिया जी, क्या हो रहा है जीरे में? क्या करना चाहिए आगे अब? देखिए विष्णु जी, अगर जीरे की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट में वॉलिटिलिटी जरूर है। 6% का सर्किट भी लगा है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो एकाएक जो हमने बड़ी तेजी देखी थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। बिकॉज आप देखेंगे जो नई क्रॉप है वो अब मार्च में आने वाली है, और डोमेस्टिक मार्केट की खपत को देखते हुए एक्सपोर्ट्स के लिए भी माल काफी कम रहेगा। इवन सीरिया तुर्की से उम्मीद थी कि प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट वहां पे भी हम देख रहे हैं कि डैमेजेस जो वेदर कंडीशन को लेकर हुआ है, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप रहेगा। बट हाँ, जिस ढंग से हमने रिसेंटली 43,000 तक का लेवल देखा था प्राइजेस में 26 मई को, और बिल्कुल एक महीने के अंदर 26 मई को 43,000 से हमने 58 तक का रैली देखा है। तो एक टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है मार्केट में, जो 51,500 से 52,000 तक का लेवल मिल जाएगा, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। तो बेटर है शॉर्ट अवॉइड कीजिए। हाँ, एक बार हो सकता है कल के सेशन में भी गिरावट मिल जाए, बट अभी भी फंडामेंटल मजबूत है, जो प्राइजेस को 60,000 का लेवल आगे आने वाले हफ्तों में दिखा देगा। चलिए, एक सवाल जवाब शुरू कर लेते हैं। कुछ दर्शक हैं जो सवाल लगातार भेज रहे हैं। स्वाति हैं मुंबई से। सिल्वर माइक्रो 3 लॉट 74,100 रुपये पे लॉन्ग है, क्या करना चाहिए केडिया जी इनको?
देखिए, अगर चांदी की बात करें तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू पिछले 2-3 सेशन में गिरावट दिख रही है। प्राइसेस आज भी 102.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में चांदी अगर हम बात करें तो प्राइसेस ने बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट ले रखा है $22.5 का। तो मुझे लगता है इवनिंग सेशन में मार्केट में बाउंस कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू पोजीशन बनाए रखी है बिकॉज़ जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है, चांदी को सपोर्ट मिलेगा। तो 69,000 तक के पुल बैक पे बड़े के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बाइक करके चलिए 70-200 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। तो बिल्कुल आपकी जो लॉन्ग पोजीशन उसमें बने रही है। ओके। अगले दर्शक है मनीष कुमार है देहरादून से। आज सोने में क्या करना चाहिए? गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है वीरेश जी? विश्व मनोज, जैसे मैंने पहले बताया था, एक छोटा सा पुल बैक में मार्केट में बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकते हैं अराउंड 58,400 लेवल में। फिलहाल मार्केट अभी 58,355 चल रहा है। हमें लगता है और एक 50 पॉइंट का जो गिरावट आएगा वहां पे बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकते हैं। टारगेट रहेगा 58,600 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 58,250 का नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के बाइंग का पोजीशन कर सकते हैं। ओके। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ मुकेश हैं राजस्थान से। नेचुरल गैस 15 लॉट 228 रुपए 50 पैसे पे शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? 228 रुपए 50 पैसे में मंदी की पोजीशन है इनके पास, क्या करें? देखिए, नेचुरल गैस में हमने काफी टाइम से देख रहे थे कि प्राइसेस 220 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बट कहीं ना कहीं कल के सेशन में हमने गैप अप देखा। इसका दो कारण है। पहला है यूएस में जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वहां पे हमने थोड़ी बहुत कमी आते हुए देखी थी। सेकेंडली वेदर कंडीशन में बताया जा रहा है कि डिमांड अच्छी रहेगी। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन रशिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जानते हैं कि रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है यूरोप के लिए गैस। नो डाउट पिछले एक साल में रशिया ने यूरोप ने काफी ज्यादा डिपेंडेंसी कम की है। बट अगर रशिया में अगर अनसर्टेनिटी बनती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पे पड़ेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अगर ये 32 तक का भी अगर लेवल मिलता है तो बेटर एग्जिट कर लीजिए। जब तक 220 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है 245 से लेकर 250 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन। ओके। केडिया जी एक दर्शक है, नाम नहीं भेजा है, शहर ने का नाम भी इन्होंने नहीं भेजा है। कोई भी सवाल भेजे, नाम और शहर का नाम भी भेज दे ताकि बिना नाम के पता कैसे चलेगा कि आपके लिए सवाल का जवाब दे रहा है केडिया जी। सिर्फ इन्होंने इतना लिखा है कि केडिया जी जीरे में कल परसों क्या और मंदी या तेजी रहेगी? क्या आपका आउटलुक है कल परसों के लिए जीरे में? देखिए, अगर हम जीरे की बात करें तो अभी सेंटिमेंट ड्रिवन है। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, कल के सेशन में मुझे फोन आया था कि सर मार्केट में तेजी है। हम बोलते थे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाकी ओवरऑल ठीक है तेजी का। तो बिल्कुल कोई बेचने के लिए तैयार नहीं था। और आज सुबह जैसे ही मार्केट में ड्रॉप आना चालू हुआ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये अभी सेंटिमेंट ड्रिवन चलेगा। लेकिन आप एक चीज समझिए कि हमारा कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा है नहीं। एक्सपोर्ट में प्रबल दावेदार इंडिया का ही रहेगा। सेकेंडली अभी हमारे पास लगभग 7 महीने डिमांड के सीजन बाकी है जो क्रॉप शॉर्टेज में रहेगी। हाँ, जो एकाएक हमने अभी जो बताया कि 26 मई से अभी तक जो हमने बड़ी तेजी देखी, तो ये टेक्निकल पुल बैक है। हो सकता है 51,500 से 52,000 तक का लेवल एक बार दिखा दे, वहां से वापस मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो अगले 2 सेशन के ट्रेड की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी गिरावट है जो 52-500 तक का लेवल एक बार दिखा देगा। बट वापस रिकवरी बनेगी क्योंकि फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है मार्केट। ओके। चलिए आगे बढ़े। अगले दर्शक का सवाल है, उससे पहले एक अहम अपडेट दे दे कि जो बकरीद की जो छुट्टी थी जो कल होने वाली थी वो अब इक्विटी मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट के लिए भी वो छुट्टी अब गुरुवार को हो गई है। लेकिन इवनिंग के सत्र में यानी शाम के 5 बजे से एमसीएक्स में ट्रेडिंग होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले दर्शक है मनजीत सिंह है राजस्थान से। कॉटन में क्या करना चाहिए? वो किसान है, 100 क्विंटल इनके पास कॉटन है। केडिया जी आपसे ही पूछना चाह रहा है कि कॉटन में क्या करें। खबर ये भी आ रही थी कि चीन अपने रिजर्व से कॉटन का स्टॉक जारी करेगा। क्या हो रहा है चीन में? क्या उनको चिंता है यील्ड की, उत्पादन की? जो वहां पर जारी करने वाले उनको लग रहा है कि सप्लाई नए सीजन में कम रहेंगी क्या कॉटन की? हाँ, देखिए सप्लाई साइड तो बोलना अभी थोड़ा मुश्किल है बिकॉज अभी अगर हम यूएस की क्रॉप की बात करें तो कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर बन रहे हैं। बट ओवरऑल एरिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी अब तक हम गुजरात के जो आंकड़े आ रहे हैं जहाँ पे सोइंग अच्छी बताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की इतनी चिंता नहीं, बट उसके बावजूद अगर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे उसका मेजर कारण है डिमांड को लेकर। तो आई थिंक चाइना में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से लगा हुआ था कि डिमांड में इंप्रूवमेंट है, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और नई सीजन का जो माल अभी आना चालू हो जाएगा आगे, जिसके चलते सप्लाई भरपूर
भरपूर रहेगी डिमांड के मुकाबले, जिसके चलते आज हमने मॉर्निंग में ब्लूमबर्ग के हवाले पे रिपोर्ट आते हुए देखी थी कि चाइना जो रिजर्व्स में कॉटन रखा हुआ है वहां पे एक लिक्विडेट करने की बात, और चाइना ये प्रैक्टिस पहले भी काफी समय करता रहा है। तो टेम्पररी उसकी वजह से हमें लगता है एमसीएक्स, अगर हम कॉटन कैंडी की बात करें तो प्राइस 56,000 का सपोर्ट ले रहा था, बट अभी मुझे लगता है कि प्रेशर बन सकता है जो 54,500 तक का लेवल दिखा दे। बट डोमेस्टिक मार्केट पे वेदर कंडीशन काफी इंपैक्ट करेगा, जिसके चलते प्राइस, क्योंकि यूएस के अंदर भी वेदर कंडीशन थोड़ा ड्राई और ड्रॉट कंडीशन जैसा बना हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में एल नीनो का है। तो अगले 15-20 दिन में वेदर से लेकर जो अपडेट आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट टाइमिंग मार्केट डेफिनेटली आइस पे भी अगर देखा जाए तो 81 सेंट के नीचे प्राइस 72-73 सेंट तक फिर से देखने मिल सकता है। तो टेम्पररी मार्केट में गिरावट कॉटन प्राइजेस में देखने मिल सकती है। तो कई सारी खबरें आपने देखी, मसालों को लेकर, गोल्ड सिल्वर पे आपको खबर मिल गई, नेचुरल गैस को लेकर खबर मिल गई, कॉटन को लेकर खबर मिल गई। एक और खबर है टमाटर को लेकर, जो आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक कौशिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं टमाटर ट्रेडर्स एसोसिएशन से। सर स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर क्या हुआ, हफ्ते भर में भाव दोगुने हो गए, मई तक तो दाम 10 से 20 रुपए किलो तो रिटेल में, ऐसा क्या हो रहा है? अशोक कौशिक, मेंबर एपीएमसी। जी जो टमाटर के जो रेट बढ़े हैं, ये बेमौसम की जो बरसात हुई है इससे के कारण टमाटर के रेट बढ़े हैं। जो हमारा हरियाणा, राजस्थान और यूपी से टमाटर आ रहा था वो टमाटर खत्म हो चुका है। इस टाइम हमारे पास जो टमाटर की आवक है वो हिमाचल से ही है, और कहीं से हमारे पास इस टाइम टमाटर नहीं है। इसी के कारण थोड़ा जो बरसात बीच बीच में हो रही है इसकी वजह से रेट बढ़े हैं। सर क्या लग रहा है, ये जो तेजी है, रेट बढ़ रहे हैं, ये खबर तो अब चल गई, लेकिन दाम कब तक कम होंगे ये लोग जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखो अभी हमारे पास से महाराष्ट्र से है, थोड़ी फसल है, साउथ से है, जैसे कर्नाटका से है, तो लेकिन वो अभी दिल्ली एनसीआर में या हमारे पास इधर नहीं आएगी। हिमाचल से ही फसल है, लेकिन बरसात बहुत ज्यादा है। अगर बरसात ज्यादा चलती रही तो अभी टमाटर के रेट कम नहीं होंगे। थोड़ा 20-25 दिन के बाद अगर मौसम ने साथ दिया तो थोड़ा रेट आ जाएंगे नीचे। इस दिन और लगेगा तो क्या भाव और ऊपर की तरफ जाएंगे या इसी आसपास में रहेंगे, 80-100 के आसपास ही रहेंगे रिटेल में? देखो इसमें क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। जो अच्छी क्वालिटी है, पोली हाउस का टमाटर है उसका रेट अलग है, जो जमीन का टमाटर होता है उसका रेट अलग होता है, जो तारबाज पे टमाटर होता है तो उसका रेट अलग होता है। लेकिन अभी रेट फिलहाल यही चलते रहेंगे। थोड़ा आपको 20-25 दिन के बाद राहत मिलेगी, लेकिन अभी हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम अगर खराब रहता है, हिमाचल में ज्यादा बरसात होती है तो रेट ज्यादा ही रहेंगे, बढ़कर रहेंगे। ओके, जिस तरह के नॉर्मल अराइवल्स होते हैं वो अराइवल और अभी फिलहाल इस हफ्ते के अराइवल्स में कितना फर्क है कौशिक साहब? देखो अराइवल का क्या है भाई साहब, अराइवल कम होती जा रही है दिन पे दिन। पिछले जो हफ्ते में हमारी गाड़ी आ रही थी 30-35 गाड़ी आ रही थी, जो 4 टन से 9 टन तक की गाड़ी होती है। इस टाइम हमारे पास 20-25 गाड़ी हैं, जिसमें कम हो गया अराइवल हमारे पास। ओके, शुक्रिया कौशिक साहब, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया क्यों बढ़ रहे हैं दाम और कब तक राहत की उम्मीद है। कौशिक साहब मार्केट के पुराने ये है, एपीएमसी के मेंबर भी है और प्रेसिडेंट भी है, जो एसोसिएशन है टमाटर से जुड़ी हुई। इन्होंने जानकारी यही दी है कि 20 से 25 दिन कम से कम और लगेंगे, वो भी अगर मौसम ने साथ दिया तो। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो दाम इसी आसपास में रह सकते हैं और भी वक्त लग सकता है। कई सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने का भी वक्त भाव कम होने में लग सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि किसानों को भाव इतना कम मिला है कि किसानों ने खेती ही करनी छोड़ दी है। किसानों की शिकायत ये है कि 2 से 5 रुपए तक में उन्होंने टमाटर बेचे हैं, जो उनके लागत से भी कम है, आधे भाव, लागत से आधे भाव में उन्होंने टमाटर बेचे। यही वजह है कि वो खेती में, उनका रुझान टमाटर की खेती में कम हो गया है और उसका असर सप्लाई पर है। तो वो तो आपको महंगाई झेलना पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीने में हो सकता है स्थिति बेहतर हो, सप्लाई बढ़े, नए दाम बढ़ने के लिए, क्योंकि टमाटर की फसल है वो 2 महीने तैयार होने में लगते हैं और फिर उसके बाद कई पिकिंग इसमें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है केडिया जी, वो खबर मैं आपसे लूंगा। गेहूं को लेकर खबर आ रही है, क्योंकि सरकार की लगातार कोशिश है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, गेहूं की, चावल की, दाल की बढ़ी है, अब टमाटर की बढ़ रही है, मसालों में आप देख ही रहे हैं, जीरे में जिस तरह की तेजी आई थी, तो सरकार अलग अलग सुझाव ले रही। पहले उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाया, फिर ओएमएसएस के जरिए भी बिक्री की, दाम में उस तरह के गिरावट तो नहीं आ रही है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि भाव जब तक इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्टिव है तो कुछ इंपोर्ट कर लिया जाए, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर भी विचार चल रहा है। ये इस तरह की कुछ खबर आपके पास है क्या, क्योंकि आप भी एग्री मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने मॉर्निंग में भी कुछ अपडेट्स आते हुए देखी कि इंपोर्ट को लेकिन वो
आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट के लिए अभी प्रायोरिटी है जो इन्फ्लेशन है, बट आई थिंक ये प्राइस वाइज अगर हम देखें तो अभी इतना मुझे नहीं लगता है कि एक सुटेबल रहेगा टाइमिंग, बिकॉज अब तक पिछले साल में हमने देखा था कि लॉजिस्टिक इशू के चलते ब्लैक सी एरिया के अंदर जो इश्यूज थे उसके चलते इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर, और अब हम इंपोर्ट की बात करें तो डेट विल टेक टाइम, बिकॉज अभी तक अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर ने जो इंक्रीज किया है नेशनल प्रोडक्शन एस्टिमेट, वो करीबन 112.2 मिलियन के आसपास किया था, और अभी हमारे इधर भी जो लोअर यील्ड या जो डैमेजेस हुए थे उसकी वजह से ये इम्पैक्ट था, बट ग्लोबल मार्केट में मुझे लगता है इट विल टेक टाइम। तो टाइमिंग बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन की चिंता इंडियन मार्केट पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हम काफी कमोडिटीज पे गवर्नमेंट का एकाएक हमने बोला एक्शन लाइनअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे हमने ऑयल सीड देखा था इससे पहले, या फिर हमने वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, शुगर के ऊपर हमने आते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये चीजें इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी वीट के ऊपर भी। ओके, चलिए व्हीट के बाद एक और अहम खबर है, वो है दाल को लेकर। ये भी आम लोगों से जुड़ी हुई है और खबर ये आ रही कि अब सरकार बफर स्टॉक से तुअर का स्टॉक जारी करेगी और नैफेड और एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के जरिए ये स्टॉक ऑनलाइन ऑक्शन किए जाएंगे। मिलों के जरिए जो भी एलिजिबल मिलर्स होंगे उनके जरिए जारी होंगे, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पर्याप्त सप्लाई पहुंचे और दाम कम हो। लेकिन अगर तुअर और उड़द की अगर बात करें तो एक महीने पहले जिस तुअर के दाम 120 रुपए के आसपास हुआ करते थे, मौजूदा भाव 130 है। हालांकि 2 जून को जब स्टॉक लिमिट लगी थी वहां से दाम में थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन वापस से दाम फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक साल में अगर आप देखें तो तुअर के दाम 25 से 30% बढ़े हैं, जबकि उड़द के दाम की अगर बात करें तो ये भी 10% से ज्यादा बढ़े हैं। सुनील बलदेवा साहब हैं हमारे साथ, एफ्टा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला। सर, स्टॉक लिमिट लगने के बाद तो दाम में हल्की नरमी दिखी थी, लेकिन वापस से दाम फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। म्यांमार से लगातार दाम बढ़ाए जाने से भी दबाव है। क्या लग रहा है, क्या मानसून में देरी से बुआई में देरी और फसल के आने में लंबा इंतजार है, या नए इंपोर्ट के आने में इंतजार है, इस वजह से तेजी आगे भी चलती रहेगी क्या दालों की? जहां तक तुअर और उड़द का बात करूं मैं, तो तुअर और उड़द दोनों में ही 2 ही फैक्टर थे, एक बर्मा से और उड़द का आना, दूसरा तुअर का बर्मा और अफ्रीका कंट्री से आना, और तीसरा मानसून। पिछले 1 हफ्ते में देखेंगे तो हम दोनों ही चीजों में गिरावट आई है। पिछले 4 दिन में जब से महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और इस जगह में बारिश हुई है, उसके बाद में इनमें गिरावट आनी चालू हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्टॉक लिमिट के बाद एक गिरावट आई थी, दोबारा बाजार बढ़ा था, लेकिन उस बाजार बढ़े में वापिस जो गिरावट है वो आई है। जैसे मैं 4 दिन पहले की बात करूं तो तुअर के दाम जो 101 थे, आज 95 में चेन्नई पोर्ट पे बिकवाल है बर्मा की तुअर का। और यदि मैं उड़द की बात करूं तो एसक्यू उड़द के भाव जो 91 थे वो आज 84 तक बिकवाल है। तो मुझे लगता है कि 5-6 रुपए के किलो की मंदी जो है वो पिछले 4-5 दिन में आई है। वो मैं उसका बड़ा फैक्टर मान रहा हूँ कि जो बारिश हुई है उसके बारिश के बाद मनोवर्ती चेंज हुई है, और जिन मिलों के पास या जिन ट्रेडर के पास माल था वो निकाल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि सरकार की तारीख भी अब नजदीक आती जा रही है, 30 तारीख सरकार ने 30 तारीख तक का टाइम दिया था कि जिस मिलर और ट्रेडर के पास लिमिट से ज्यादा स्टॉक हो वो अपनी लिमिट में ले आए। तो एक इसका भी प्रेशर भी है। तीसरा प्रेशर तुअर में अफ्रीका कंट्री का है। जो अफ्रीका कंट्री की तुअर जो गजरी और व्हाइट क्वालिटी हम जिसको कहते हैं, वो $830 के भाव खुले थे, वो ऊपर में $1100 हो गए थे, लेकिन आज वापिस $940 का बिकवाल है। तो $160 का एक मंदी जो है बहुत अच्छी मंदी मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे कारण मिला के इसमें जो है ये मंदी पिछले 3 दिन में आई है। जहां तक मैंने आपके चैनल में पहले भी बोला था कि जहां तक तुअर उड़द के दामों के भाव है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यदि हम इसमें बहुत ज्यादा यदि मंदी देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो मंदी जो है वो अफ्रीका की तुअर आने के बाद हमें तुअर में जरूर दिखाई देगी। और जो अक्टूबर में उड़द की क्रॉप जब चालू हो जाएगी तो हमें उड़द में भी अच्छी खासी मंदी दिखाई देगी। इसमें तेजी सरकार नहीं आने देगी, और नहीं मुझे लगता है कि तेजी का इसमें कोई कारण बनेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी तुअर का स्टॉक हिंदुस्तान में है।
यदि हम पोर्टल में बात करें तो पोर्टल में 5.5 लाख टन तुअर का स्टॉक है, 1.25 लाख टन सरकार के पास स्टॉक है। तो ये 6-7 लाख टन स्टॉक ये हो गया सामने सामने। और उसके अलावा कच्ची आड़तियों और किसानों के पास भी 1.5 से 2 लाख टन माल है। तो 9 लाख टन का तुअर है। और 15 अगस्त के बाद अफ्रीका कंट्री से तुअर 5 लाख टन आ जाएगी। तो मुझे लगता है 14 लाख टन तुअर जो है काफी सफिशिएंट है। और इसके सही भाव जो है वो 80 रुपए तुअर, कच्ची तुअर के भाव होने चाहिए, यानी दाल के भाव जो है 110 रुपए होने चाहिए। सर 22-23 के लिए आप लोग का उत्पादन का क्या अनुमान है तुअर का? क्या ये 34-34 लाख टन के आसपास रहेगा या इससे भी कम? उत्पादन तुअर का काफी कम रहेगा। मैं तुअर के आंकड़ों पे इसलिए नहीं जाऊंगा कि इंडस्ट्री और सरकार के आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एक नेशनल टीवी चैनल पे बोलना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार आंकड़े लेती है वो टोटल उत्पादन लेती है, और जो इंडस्ट्री लेती है वो मंडियों में जो माल आता है वो लेती है। उसमें वो घटा देती है जो किसान बीज रखता है, जो किसान का लॉस होता है काटते समय, हार्वेस्टिंग करते समय, या फिर किसान अपने कंजम्पशन के लिए रखता है, वो इसको हटा देती है। तो इसमें आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। लेकिन जहां तक उत्पादन का बात है, पिछले साल से 30% कम तुअर का उत्पादन इस साल था। 30% कम। तो और यही वजह है कि स्टॉक भी कम दिख रहे हैं और भाव तो उसको रिफ्लेक्ट कर ही रहा है। जिस तरह से भाव आप देख रहे हैं, रिटेल में भाव जिस तेजी से शूट अप किए हैं, 100 के आसपास, काफ़ी समय तक 100-110 के आसपास रहने वाला तुअर अब 130 के ऊपर भी बिक रहा है। शुक्रिया बलदेवा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को बताया कि कब तक दालों की महंगाई से राहत मिलने वाली है। चलिए, तो आम लोगों से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण कमोडिटी, गेहूँ, फिर आपने दलहन और टमाटर के बारे में जाना कि किस तरह से भाव रहेंगे आगे और सरकार की तैयारी किस तरह की है और आगे दाम कब तक आपको राहत मिलने वाला है। चलिए, लेकिन वो वापस लौटते हैं। हमारे साथ कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल रह गए हैं और या इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं हरी भाई, हैं सूरत से। कच्चे तेल पर इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है, इन्होंने 5,700 रुपये का क्रूड का 5,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लिया है 214 के भाव पर। केडिया जी, आप ऑप्शन को बेहतर ट्रैक करते हैं, इसलिए आपसे मेरा सवाल होगा, क्या करना चाहिए इनको? 5700 की कॉल ऑप्शन, आज भाव काफी कमजोर हो रहे हैं, शुरुआती तेजी गायब हो गई है, क्या करना चाहिए इनको इस कॉल ऑप्शन में? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो कॉल ऑप्शन में डेफिनेटली गिरावट दिखाई देगी। बट मुझे लगता है कि ये गिरावट ज्यादा कमजोरी नहीं रहेगी प्राइजेस में। आई थिंक इन्होंने 5700 का अगर कॉल लिया है तो 200 का भाव इस वक्त चल रहा है। 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, बट मुझे उम्मीद है कि शाम को 6 बजे के बाद मार्केट में वापस एक पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा, जो 5750 फ्यूचर और यहाँ पे हम देखेंगे 235 से 240 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। तो बेटर है 180 के स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, 240 तक के टारगेट हम 5700 के कॉल में आते हुए देख पाएंगे। ओके, वीरेश जी, आप ग्वार अगर ट्रैक करते हैं तो हमारे साथ पीके सिन्हा है पटना से। ग्वारगम जुलाई फ्यूचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है आगे 2 हफ्ते के लिए, आपका व्यू क्या है ग्वारगम को लेकर? विश्व में देखिए, ग्वार सीड ग्वारगम अभी फिलहाल मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि जैसे भी मानसून का एंट्री डिले हुआ है, बट उसका प्रोग्रेस और कवरेज पूरा हो चुका है। अभी हमें इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, इसका बुआई कैसे होगा। हमें लगता है मार्केट में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। जैसे ग्वार का गम की बात की तो मेरे को लगता है 10,000 से 10,500 का लेवल आने वाला 2 हफ्ते में इस रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। जब तक बुआई का आंकड़ा आएगा, क्लैरिटी मिलेगा, तब मार्केट एक डायरेक्शन मिलेगा। तब तक के लिए एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा दोनों ग्वार सीड और ग्वार गम में। कुमार है राजस्थान से। वीरेश जी, छोटा जवाब दीजिए, क्रूड और एनजी में क्या करें? क्रूड में हमारा सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा 5660 में, 5620 का टारगेट और 5680 का स्टॉप लॉस के साथ। और एनजी में हमारा वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जब तक इवनिंग सेशन ग्लोबल यूएस मार्केट नहीं खुलेगा तब तक के लिए एक वेट एंड वॉच रहेगा। उसके बाद एक जो भी एक व्यू रहेगा उसके ऊपर हम ट्रेड करने को मिल सकता है। केडिया जी, मेटल में आज अच्छी तेजी दिख रही है, कुछ पसंद आ रहा है आपको शाम के लिए? अगर किसी के लिए मौका दिख रहा है आपको कमाई का यहाँ पर? मेटल के अंदर मुझे लगता है कि सबसे पहले कॉपर और जिंक, ये 2 ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पे मुझे लगता है कि पहले रिवर्सल दिखाई देगा। तो शाम के सेशन के लिए मुझे लगता है कॉपर में बाइंग की जा सकती है। पहले भी हमने देखा 3-4 बार मार्केट में
ये लेवल से बाउंस किया है, तो कॉपर को आप लेके चल सकते हैं 715 के 716 के आसपास में। हायर साइड में मुझे लगता है 722 तक का टारगेट अब मिल सकता है। जिंक के अंदर भी 212 पे लेके चलिए 217 के टारगेट के लिए। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, वीरेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और कई महत्वपूर्ण कमोडिटी पर अपनी राय भी रखी। कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।